आप निरंतर इस एग्ज़ाम पर बने रहिए, तैयारी करते रहिए। कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी निरंतर करते रहेंगे तो सफलता आपके हाथ में निश्चित होगी। डरना नहीं है और अपनी तैयारी को जारी रखना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के दुबे एड अंकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ बच्चों के जो डाउट्स हैं एमपीपीएससी की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग, तो कई बच्चों के कॉल आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि सर इसका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम किस डेट को होगा जो एमपीपीएससी 2024 में कराने जा रही है, और साथ ही जो सिलेबस है इस असिस्टेंट प्रोफेसर का वो सिलेबस क्या रहेगा, पेपर जो होगा वो कितने डिवाइडेशन होगा, यानी फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, इस तरीके से कई सारी ऐसे क्वेश्चंस हैं बच्चों के जो हमें बार बार पूछे जा रहे हैं कि सर इस पर बताइए कि किस तरीके से ये परीक्षा होने वाली है। तो आज मैं आपके सामने पूरा क्लियर कर देता हूँ कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में जो होगा वो सिलेबस को लेकर क्या होगा, किस तरह के इसमें पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर होगा, सेकंड पेपर होगा, सारी जानकारी हम देखते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से। तो देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो ये बताया गया है सिलेबस आप देख लीजिए कि 2 पेपर होंगे इसके अंदर। असिस्टेंट प्रोफेसर जो एमपीपीएससी है उसके अंदर आप देख लीजिए कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान है और साथ में कंप्यूटर का जो पूछा गया है यहाँ पर जीके आपसे क्वेश्चन वो यहाँ पर पूछे जाएंगे। फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चन होंगे वो 50 क्वेश्चन होंगे और इनका जो मार्क्स है वो होंगे 200, यानी आप देख लीजिए कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपके सामने होने जा रहा है। टाइम बता दिया है कि 1 घंटे का पेपर होगा जो फर्स्ट पेपर जो होगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें 2 पेपर होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर में। फर्स्ट पेपर जो होगा वो एमपी का होगा जिसके अंदर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो जीके है वो आपसे पूछा जाएगा, साथ में कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर होंगे। और जो दूसरा जो पेपर होगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा जिसके अंदर आपसे 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल वो होंगे 600 के, यानी वही 4 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है। और आप टोटल देख लीजिए यहाँ पर कि टोटल हो जाता है आपका 800 नंबर का, यानी हम ये बात करें कि 200 नंबर का था वो आपके हो गया फर्स्ट पेपर और यहाँ पर 600 नंबर का आपका हो गया जो सब्जेक्ट वाला जो पेपर, टोटल हो गया 800। साथ में जो इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो 100 रखे गए हैं एमपीपीएससी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए। कुल मिलाकर 900 नंबर का आपकी एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर का एमपीपीएससी करवाएगी। अब आगे देख लीजिए, परीक्षा का जो आयोजन होगा वो भी 2 सत्रों में होगा। फर्स्ट में हमने बता दिया है कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय, वही वाली बात है फ्रेंड्स। आगे देख लीजिए, इसमें आगे चलते हैं। बहु एमसीक्यू टाइप से पेपर होंगे, यानी वही 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन होंगे और 4 ऑप्शन में से आपको जो भी आपका राइट आंसर है उसको क्लिक करना होगा। अब मेन बात यहाँ पर हम फोकस करते हैं कि दोनों ही जो प्रश्न पत्र होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड, ध्यान रखना कि जो आपके फर्स्ट पेपर है जो सेकंड पेपर है उन दोनों ही पेपर में 40% यानी 40% अंक आपको प्राप्त करने ही पड़ेंगे। अगर आपके फर्स्ट पेपर में 40%, जनरल के लिए, जनरल की बात करता हूँ पहले, फिर हम रिजर्व वाली बात करेंगे, कि 40% मार्क्स आपको फर्स्ट पेपर में भी लाने हैं और 40% मार्क्स आपको सेकंड पेपर में भी लाने हैं। यानी अगर आपको एक क्वेश्चन भी अगर कम हो जाता है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इसलिए ध्यान देना फ्रेंड्स कि दोनों ही पेपर में साफ लिख दिया है पृथक पृथक, यानी अलग अलग आपको 40% अंक अनिवार्य लाना होगा वहाँ पर बिल्कुल। अब बात करते हैं रिजर्व कैंडिडेट की। जो मध्य प्रदेश के, स्पेशली ध्यान रखना, अदर स्टेट का कोई कैंडिडेट होगा तो वो अगर अप्लाई करता है, चाहे वो दूसरे स्टेट का एसटी एससी किसी भी रिजर्व कैटेगरी में आता हो, लेकिन अगर उसने अप्लाई किया है एमपी के अंदर तो वो जनरल काउंट होगा। ये इस चीज़ पर आप ध्यान देना, वो रिजर्व में नहीं जाएगा। सिर्फ मध्य प्रदेश के जो एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और विकलांग जो है पीएच, ऐसे जो कैंडिडेट हैं उनके लिए आयोग ने 10% की छूट दी गई है दोनों ही पेपर में, यानी उनके लिए 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि भाषा संबंधी प्रश्नों को छोड़कर समस्त प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी, यानी बायलिंगुअल पेपर आएगा आपके। लैंग्वेज का सिर्फ लैंग्वेज में आएगा, इसके अलावा जितने भी जो पेपर होने जा रहे हैं वो बायलिंगुअल होंगे। आगे हम बात करें फ्रेंड्स
कि साक्षात्कार यानी 100 अंकों का, और साक्षात्कार के लिए बताया इंटरव्यू के लिए कि इसके लिए न्यूनतम कोई अंक नहीं है। साफ इन्होंने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है कि कोई इसका मिनिमम अंक नहीं हो गया। अब हम बात कर लेते हैं परीक्षा की। तो परीक्षा आपके बिल्कुल ऑफलाइन मोड पर होगी, यानी ओमा शीट आपको दी जाएगी और उसी में आपको अपने आंसर फिल करने हैं। परीक्षा के बाद कुछ क्वेश्चन पर, जैसे मान लो ग्रीवेंस या ये कुछ प्रश्न गलत हो जाते हैं टाइपिंग में, या फिर कोई आंसर की के अकॉर्डिंग ही कोई गलत आ जाता है, तो 7 दिन के अंदर आयोग आपसे आपत्ति लेगा उन प्रश्नों पर और फिर उसका ग्रीवेंस पर सॉल्यूशन दिया जाएगा। आगे देख लीजिए फ्रेंड्स। और चलिए अब हम बात करते हैं मेन कि जब इस एग्ज़ाम में फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे सीट के अकॉर्डिंग, तो कितने गुना, तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि अधिकतम 3 गुना, और 3 गुना की जो लास्ट कट ऑफ होगी उसमें अगर कोई समान अंक पर आ रहा है तो वो वाला कैंडिडेट भी इसमें शामिल होगा। तो एक सीट के लिए यानी 3 कैंडिडेट, हम ये मान के चलते हैं 3 कैंडिडेट को आयोग इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगर कोई इंटरव्यू में अनुपस्थित रहता है तो आप जानते हो बिल्कुल वो वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी हमारे जो सिलेबस के ऊपर कि ये जो फर्स्ट पेपर था उस फर्स्ट पेपर में MPPSC ने क्या क्या रखा है। हमने वहाँ देखा था कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो थी GK, अब इसमें हम देख लेते हैं विस्तृत रूप से पाठ्यक्रम में सिलेबस में कि मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। इसके अंदर आपको मध्य प्रदेश के इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनके प्रमुख जो राजवंश हैं वहाँ आपको देखना है। स्वतंत्रता आंदोलन, मध्य प्रदेश का योगदान, स्वतंत्रता आंदोलन में स्पेशली मध्य प्रदेश का क्या योगदान था वो देखना है। मध्य प्रदेश की कला संस्कृति देखनी है, आर्ट और कल्चर। मध्य प्रदेश की जो जनजाति हैं, बोलियां हैं, वो देखना है। प्रदेश के प्रमुख जो त्यौहार हैं, लोक संगीत हैं, लोक कलाएं हैं, उस पर आपको यहाँ पर देखना है। इसके मध्य प्रदेश के प्रमुख जो साहित्यकार हैं उनकी रचनाएं क्या हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल क्या हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, यानी पूरा फोकस आप देख लीजिए कि MP गवर्नमेंट ने या MPPSC ने मध्य प्रदेश पर ही रखा है यहाँ पर। अब मध्य प्रदेश का ही आपको ज्योग्राफी देखनी है, जिसमें मध्य प्रदेश के वन पर्वत नदियाँ आ गई, मध्य प्रदेश की जो जलवायु है, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन आपको देखने हैं, ऊर्जा संसाधन परंपरागत और गैर परंपरागत, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं आपको यहाँ पर देखना है। साथ में आप देखिए मध्य प्रदेश की ही राजनीति एवं अर्थव्यवस्था, यानी पॉलिटी और इकोनॉमी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन, वो भी बेस होंगे किस पर, मध्य प्रदेश पर ही, कि मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था जिसमें राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा है, मध्य प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था, मध्य प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश की जनांकी एवं जनगणना, मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग और मध्य प्रदेश की कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण समसामयिक में कि देश प्रदेश की प्रमुख प्रतियोगिताएं, पुरस्कार, खेल संस्थान, ये सारी आपसे यहाँ पूछी जाएंगी। मध्य प्रदेश की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं जो MP गवर्नमेंट ने चला रखी है वो आपसे पूछी जाएगी। मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व और स्थान, वो आपसे यहाँ पर, यानी पूरा पेपर आप देख लीजिए, फर्स्ट पेपर ये पूरा होगा मध्य प्रदेश पर आधारित। और जो आपकी 5th यूनिट है उसमें दे दिया सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जो कंप्यूटर आया था ना 50 क्वेश्चन, उसमें ये कंप्यूटर में आपको यहाँ पर ये बताया। तो देखते हैं इसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी यहाँ से पूछा जाएगा, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी, गवर्नेंस के क्वेश्चन होंगे, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और कॉमर्स। ये फर्स्ट पेपर का आपका यहाँ पर सिलेबस MPPSC ने बता दिया है। अब आपके लिए फ्रेंड्स कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना कि आपका जो फर्स्ट पेपर होगा वो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश से रिलेटेड होगा। तो मध्य प्रदेश वाले जो स्टूडेंट हैं बिल्कुल तैयार हो जाइए कि आपको ये पेपर अपने स्टेट के अकॉर्डिंग ही तैयार करना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए। हर सब्जेक्ट का, जितने भी सब्जेक्ट हैं MPPSC में,
फर्स्ट पेपर जो मैंने बताया है वो वैसा ही रहेगा, कॉमन रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं जो आपका ऑप्शनल जो होगा, जैसे पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, तो इस पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस होगा पूरी वो 10 यूनिट में यहाँ पर इन्होंने तैयार किया है। फर्स्ट यूनिट जो है वो होगी प्राचीन भारतीय राजनीति विचारक की, जिसमें कौटिल्य और शांति पर्व यहाँ पर फोकस किया है। और फिर है आधुनिक भारतीय विचारक, जिसमें गांधी है, एम.एन. रॉय है, अरविंद घोष है, जयप्रकाश है, अंबेडकर, सावरकर, ये विचारक आ जाएंगे। और हम बात करें यूनानी राजनीति विचारक, जिसमें प्लेटो और अरस्तु स्पेशली। अब यूरोपियन जो विचारक हैं फर्स्ट सेकंड देख लिया, मैकियावली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जैसमिल, हीगल, मार्क्स और ग्रीन। और हम मॉडर्न पॉलिटिकल जो थॉट्स विचारक हैं उनकी बात कर लें, उसमें लेनिन है, माओ, ग्रामशी, रॉल्स, नोजिक और सामुदायिकवाद। तो ये फर्स्ट यूनिट आपकी पॉलिटिकल साइंस के वालों के लिए यहाँ पर इन्होंने सिलेबस रखा है। सेकंड यूनिट की बात करें, जिसमें अवधारणाएं आ जाएंगी, मध्यकालीन राजनीति विचार, चर्च राज्य संबंध और दो तलवारों का सिद्धांत। यहाँ पर अवधारणाएं सेकंड में देखते हैं हम, इसमें व्यवहारवाद है, उत्तर व्यवहारवाद है, राजनीति सिद्धांत का पतन और पुनरुत्थान। उसके बाद आपके डेमोक्रेसी ये होगी, हाँ डेमोक्रेसी, उसके बाद स्वतंत्रता, समानता, व्यक्तिक सामाजिक न्याय, विचारधारा, भूमिका परिवर्तन के सिद्धांत, लेनिन, माओ और गांधी। ये आपकी सेकंड यूनिट बताइए यहाँ पर। थर्ड यूनिट देख लीजिए आप, जो कंपैरेटिव आपकी जो पॉलिटिकल साइंस होती है उसमें, कि तुलनात्मक राजनीति का एक अनुशासन के रूप में उद्भव, प्रकृति और विशेष क्षेत्र, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम, जिसमें आप पारंपरिक, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक व्यवस्था और यहाँ पर मार्क्सवादी। अगला इन्होंने बताया कि शासन के अंग, जिसमें कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, जिसका इन तीनों का तुलनात्मक कंपैरेटिव रूप में उनमें अंतर आपको यहाँ पर और संबंध, दोनों ही चीज़ यहाँ पर आपको बतानी होगी। उसके बाद अब राजनीतिक विकास में हम देख लेते हैं राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकरण, फिर राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक संचार, राजनीतिक अभिजात और प्रजातंत्र का अभिजातीय सिद्धांत। अब बात करते हैं फोर्थ जो यूनिट यहाँ पर डिसाइड इन्होंने की है सिलेबस में, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन है, संवैधानिक विकास है, भारतीय संविधान की संरचना है, वैचारिक आधार प्रस्तावना है, विशेषता है, मौलिक अधिकार है, कर्तव्य है और आपके DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद देख लीजिए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के साधन के रूप में संविधान, संवैधानिक संशोधन और पुनरावलोकन, संरचना और प्रक्रिया, जिसमें संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसदात्मक व्यवस्था की कार्यशैली। और फिर आगे है संघवाद, भारत में सिद्धांत और व्यवहार, स्वायत्तता की मांगे, पृथकतावादी आंदोलन, केंद्र राज्य संबंधों के उभरते प्रतिमान, न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, जनहित मुकदमों सहित न्यायिक सुधार। अगला है राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनमत संचार माध्यम, कृषक आंदोलन, चुनाव, चुनावी व्यवहार, चुनाव आयोग और चुनाव सुधार, वर्ग, जाति, लिंग, पिछड़े और वंचित वर्ग और क्षेत्रीय मुद्दे, राष्ट्र निर्माण और एकीकरण की समस्याएं। देखिए फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट आप देख रहे हैं सामने कि कितना लेंथी होने जा रहा है, तो बिल्कुल वैसे घबराइए मत कि वैसे आप सब जब नेट सेट आपने किया हुआ है, PhD किया हुआ है, तो ये सिलेबस आपने कहीं ना कहीं पूरा कंप्लीट किया हुआ है। बस बात यह है कि रिवीजन की रिवाइज आपको बिल्कुल करना पड़ेगी चीज़ें। फिफ्थ जो यूनिट है फ्रेंड्स वो है लोक प्रशासन एक अनुशासन के रूप में विकास, लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम, जिसमें है निर्णय निर्माण, पर्यावरण व्यवस्था, विकास प्रशासन। आगे संगठन के सिद्धांत, संगठन के नियम, सूत्र और स्टाफ, आदेश की एकता, सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र। फिर है केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, संगठन के प्रकार, औपचारिक अनौपचारिक, आगे संगठन के प्रारूप, विभाग, सार्वजनिक नियम, परिषद और मुख्य कार्यपालक, जिसमें प्रकार, कार्य और भूमिका। 6 नंबर की जो यूनिट है इसमें है कार्मिक प्रशासन, जिसमें भर्ती है, प्रशिक्षण है, पदोन्नति, अनुशासन, मनोबल, नियोक्ता, कर्मचारी संबंध। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए सिद्धांत, प्रकार, भूमिका, मैक्स वेबर और उनके आलोचक, लोक सेवक, मंत्री संबंध इनमें बताया। आगे है नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया में इसकी भूमिका, संचार, भारत में विकास योजना, प्रशासन, नौकरशाही और विकास की चुनौतियां, उदारीकरण, लोक प्रशासन पर प्रभाव। अगला है वित्तीय प्रशासन, जिसमें बजट, लेखा परीक्षा। आगे देख लीजिए सुशासन, जिसमें प्रशासनिक भ्रष्टाचार की समस्या है, पारदर्शिता है, जवाबदेही है और सूचना का अधिकार है। शिकायत निवारण संस्थाएं आप देख लीजिए, ऑम्बुड्समैन, लोकपाल और लोकायुक्त। देखिए 7 यूनिट में कि अंतर्राष्ट्रीय से IR से रिलेटेड है आपके यही कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के विभिन्न जो सिद्धांत उपागम है, जिसमें हम देखते हैं कि आदर्शवादी, यथार्थवादी, व्यवस्था, खेल, संचार और निर्णय निर्माण।
आगे हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंधों में शक्ति हित विचारधारा, शक्ति के तत्व, अधिग्रहण, शक्ति का उपयोग और सीमाएं, अवधारणा। आगे राष्ट्रीय हित का निर्माण और उन्नयन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विचारधारा का अर्थ, भूमिका और प्रासंगिकता। आगे आईआर के अंदर कि शस्त्र और युद्ध, इसमें जातीय संघर्षों सहित युद्धों, संघर्षों की प्रकृति, कारण, आगे प्रकार हैं, पारंपरिक, नाभिकीय, जैविक, रासायनिक युद्ध, पराधन, शस्त्र स्पर्धा, शस्त्र नियंत्रण, निशस्त्रीकरण, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, कूटनीति। शीत युद्ध, कोल्ड वार, इसमें आ जाइए आप फ्रेंड, देख लेते हैं, जिसमें गठबंधन है, गुटनिरपेक्षता है, शीत युद्ध का अंत है जिसे देतांत कहते हैं, और वैश्वीकरण। अंतर्राष्ट्रीय कानून में राज्यों के अधिकार, कर्तव्य, हस्तक्षेप, संधि विधि, युद्धों पर रोक और उन्मूलन, समाप्ति। अब हम बात करते हैं जो 8 नंबर की यूनिट है वो वाली, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का राजनीतिक अर्थशास्त्र है, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है, उत्तर दक्षिण संवाद है, दक्षिण दक्षिण सहयोग है, विश्व व्यापार संगठन है, नव उपनिवेशवाद और निर्भरता, क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठन है, विशेषता जिसमें हम देखते हैं सार्क, आसियान, ओपेक, ओएस और G20। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के बारे में दिया है, उद्देश्य, लक्ष्य, संरचना, कार्यप्रणाली का मूल्यांकन, शांति और विकास, दृष्टिकोण, चार्टर संशोधन, संयुक्त राष्ट्र संघ में शक्ति संघर्ष एवं राजनीति, वित्तीय प्रबंध और शांति स्थापना अभियान, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की भूमिका, भारत के पड़ोसी देशों से संबंध, युद्ध सुरक्षा संबंधी जो है यहाँ सरोकार, मध्यस्थ की भूमिका और भारतीय विदेश नीति के विलक्षण विशेषताएं और राजनय। 9 नंबर की यूनिट में हम देख लेते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन 1956 और मध्य प्रदेश का निर्माण, ये स्पेशली यहाँ पर इन्होंने दे दिया है, मध्य प्रदेश का विभाजन 2000, मध्य प्रदेश की राजनीति के निर्धारक तत्व और विशेषताएं, एमपी के लिए स्पेशली इस यूनिट में इनको लाया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति है, शक्ति है, स्थिति है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है जिनमें संगठन, कार्य, भूमिका, मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है, संगठन, उनकी शक्तियाँ, अध्यक्ष की भूमिका, विपक्ष की भूमिका, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जिसमें संगठन, क्षेत्राधिकार एवं भूमिका, साथ में मध्य प्रदेश की जो दलीय व्यवस्था है जिसमें मुख्य प्रमुख राजनीतिक दल आगे, मध्य प्रदेश में चुनाव राजनीति और मतदान व्यवहार। और ये जो लास्ट अंतिम यहाँ पर यूनिट दी है उसमें मध्य प्रदेश का प्रशासन जिसमें सचिवालय, मुख्य सचिव, सचिव तथा आयुक्त, मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन और जिलाधीश की भूमिका, मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, संगठन और शक्तियाँ, शहरी स्थानीय स्वशासन, संगठन एवं शक्तियाँ, स्थानीय स्वशासन में वित्त, नौकरशाही और स्वायत्तता का महत्व। साथ में देख लीजिए मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य जिसमें जनजाति, पिछड़े एवं वंचित वर्ग का उत्थान एवं नक्सली समस्याएं जड़ से मुद्दे, और मध्य प्रदेश में राजनीति में महिलाओं का योगदान और मध्य प्रदेश में विकास की राजनीति। तो फ्रेंड्स देख लीजिए कितना लेंथी, यानी सब्जेक्ट में भी एमपी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहीं ना कहीं अपना ज़्यादा ऐड किया है और सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट आपको नज़र में आ रहा है, लेकिन फिर भी आप निरंतर इस एग्ज़ाम पर बने रहिए, तैयारी करते रहिए। कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी निरंतर करते रहेंगे तो सफलता आपके हाथ में निश्चित होगी। डरना नहीं है और अपनी तैयारी को जारी रखना है। अब एक क्वेश्चन और था बच्चों का कि सर ये जो एग्ज़ाम है एमपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये एग्ज़ाम कब एमपीपीएससी करा रही है? तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है 6 अक्टूबर 2023 को अपना एक संशोधित यहाँ पर जो परीक्षा कार्यक्रम है वो इन्होंने अपनी साइट पे दिया है। तो यहाँ पर इन्होंने सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 जिसमें पहले 8 विषय लिए हैं और उनके लिए डेट दी है 28 जनवरी 2024 की, जिसमें वो 8 विषय कौन से हैं हम देख लेते हैं। बॉटनी का है, कॉमर्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, मैथमेटिक्स है और संस्कृत। यहाँ पर इन 8 विषयों को असिस्टेंट प्रोफेसर विषय को, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो 8 जो विषय हैं इनकी परीक्षा 28 जनवरी को यहाँ पर इन्होंने शो कर रखा है। आगे हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 के फिर 8 विषय यहाँ पर लिए सेकंड में, और ये परीक्षा इन्होंने फिक्स की है 2 जून 2024 की, जिसमें है केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, लॉ है, और ये आपके फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है और जियोलॉजी यहाँ पर पानी साथ। ये आपके 8 विषय यहाँ पर 2 जून को रखे गए हैं। साथ में हम देखते हैं थर्ड फेज में,
तो ये जो है इसमें जो 20 विषय हैं बचे हुए, उनके लिए 17 नवंबर 2024 यानी MPPSC ने जो ये टाइम टेबल डाल रखा है अभी अक्टूबर में, यानी 24 का पूरा इनका साल जो है इन भर्ती परीक्षाओं के लिए इन्होंने बता दिया है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो पूरा ईयर कवर कर रही है। जो बचे हुए हैं जिसमें जीव रसायन है, रसायन ऑर्गेनिक है, रसायन भौतिक है, नृत्य है, पर्यावरण है, भूगर्भ शास्त्र है, मराठी है, हम देखते हैं सैन्य विज्ञान है, संगीत है, संगीत वाद्य है, संगीत गायन है, चित्रकला है, दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान है, संस्कृत है, संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत साहित्य है, सांख्यिकी, उर्दू और वेद। इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने इस असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का परीक्षा कार्यक्रम आपके सामने यहाँ पर शो कर दिया है। साथ में ये लिखा है कि साक्षात कार्यक्रम प्रत्यक्ष घोषित किया जाएगा। जो आपका इंटरव्यू होगा, आप जब ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे उसके बाद आपका जो इंटरव्यू किस डेट को रखा जाना है, मध्य प्रदेश सरकार MPPSC आपके लिए अलग से वहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर देगी। तो फ्रेंड्स, ये थे कई बच्चों के डाउट जिसमें वो परीक्षा से रिलेटेड बात करना चाह रहे थे। कौन से पेपर इसमें आएंगे, कितने पेपर आएंगे और पेपर में मिनिमम भी कुछ होगा, इस तरह कई सारे क्वेश्चंस हमारे पास आए थे, जिसके लिए मैंने ये आपके लिए वीडियो तैयार किया है। अगर वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड्स इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कीजिए, ताकि हम आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं आपके सामने लाते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।